नमस्कार दोस्तों, तर्कवाल शो के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके घर का एयर कंडीशनर जो है वो उसके लिए नया सरकार क्या रूल्स लेकर आ रही है। सरकार ऐसे कौन से नियम कायदे कानून आपके घर के एयर कंडीशनर्स के लिए नए लागू करने वाली है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से मालदीव्स के अंदर जो है कैटरीना कैफ को जो है वहाँ पर नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है और मालदीव से पहुँचेंगे पाकिस्तान की तरफ, जहाँ पर पाकिस्तान भीख मांगते हुए अब जर्मनी और इटली के पास पहुँच चुका है और किस प्रकार की भीख जो है पाकिस्तान अब उन दोनों देशों से मांग रहा है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो फेल हो जाती है और 4 देशों के ऊपर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। 2 देश अलग है, 2 देश अलग है, तो 2 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो है एयर कंडीशनर्स के ऊपर। जी हाँ, आप सभी के घरों के अंदर जो है एयर कंडीशनर मौजूद होगा, एसी होगा। आजकल हिंदुस्तान के घरों के अंदर कॉमन हो चुका है। 16 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में तापमान जो है वहाँ पे सेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो तापमान जो है 16 डिग्री के अराउंड ही रखते हैं, जिससे जो है कमरा ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाए, उनको जो गर्मी है वो कम लगने लग जाए और जो है वातावरण ज़्यादा कूल रहे। लेकिन अब सरकार जो है नए रूल्स लेकर आ रही है, जिन रूल्स के अंदर एसी के अंदर मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री तक ही जा सकता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सकता है। जहां पर पहले हम देखते थे कि कुछ एसीज के अंदर मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री या 18 डिग्री होता था और मैक्सिमम 30 डिग्री होता था, वो अब डिफॉल्ट मौजूदा रूप से मिनिमम 20 डिग्री ही रहेगा और मैक्सिमम 28 डिग्री ही रहेगा। और ये सिर्फ घर के अंदर जो रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर्स होते हैं उनके अंदर ही मौजूद नहीं रहेगा, कमर्शियल एयर कंडीशनर्स होगा या फिर आपकी गाड़ी के अंदर भी जो एयर कंडीशनर्स लगते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ मौजूद रहेगी। सरकार ये कानून क्यों लेकर आ रही है? क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, जिस तरीके से इस गर्मी के मौसम के अंदर हम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, जो उससे रेडिएशंस निकल रही हैं, जो उससे एनर्जी गैसेज निकल रही हैं, जो उससे हवा निकल रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी धरती को और ज़्यादा पॉल्यूट कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर सबसे ज़्यादा अगर भागीदार कोई बन जाता है इस कुछ महीनों के अंदर तो वो एयर कंडीशनर ही होता है। और उसी चीज़ को रोकने के लिए, एनर्जी को ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करने के लिए सरकार जो है ये रूल्स लेकर आ रही है। इससे पहले भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जो है एक और रूल लेकर आए थे कि 24 डिग्री विल बी द डिफॉल्ट टेम्परेचर ऑफ एनी एयर कंडीशनर। जी हाँ, जब भी आप अपने घर के अंदर नया एयर कंडीशनर खरीदते होंगे तो उसको चालू करते होंगे तो 24 डिग्री जो है वो एक डिफॉल्ट टेम्परेचर रहता है कि सरकार ये चीज़ को बोलती है कि आप अपने एयर कंडीशनर का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही रखिए, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर एयर कंडीशनर के टेम्परेचर से, जो वो रूम का टेम्परेचर यूटिलाइज कर रहा है, जो ह्यूमिडिटी सक आउट कर लेता है रूम के अंदर से, वो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड रहेगा। एनर्जी जो है एफिशिएंटली यूज की जाएगी, क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर रहेगा। तो सरकार भी कहती है कि 24 डिग्री के अराउंड ही रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे कार्तिक चौधरी जैसे, जो आते ही एयर कंडीशनर को एकदम 16-17 पे कर देते हैं क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती है। अब उन्हीं लोगों की गर्मी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ये रूल लेकर आ रही है। लेकिन अगर हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। जी हाँ, आपने अक्सर पिक्चरों के अंदर देखा होगा, मूवीज़ के अंदर ये चीज़ नॉर्मल होती है, जो एक तो स्पाई मूवीज़ होती है या फिर रॉ रिलेटेड मूवीज़ होती है। ये जो मूवीज़ होती है, इन मूवीज़ के अंदर इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट। जी हाँ, ये वही इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है जो अब कभी ना कभी बाहर निकल जाती है, कभी ना कभी लीक हो जाती है। अब 2 इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। पहली इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इजराइल और ईरान के बीच में। जी हाँ, हाल ही में कुछ मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट छाप रहे हैं कि ईरान के पास इजराइल की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनके कोऑर्डिनेट्स पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इजराइल से इंटेलिजेंस फेलियर होकर ईरान पहुंच चुका है और ईरान इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि ईरान के पास इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के कोऑर्डिनेट्स हैं और अगर इजराइल किसी भी प्रकार का अटैक ईरान के ऊपर करता है तो ईरान उसके रिटेलिएशन में ये जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है इनके ऊपर अटैक कर देगा। ये ईरान का दावा है और यही पहली इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है। अगर हम दूसरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि दूसरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि रशिया चाइना को एज अ एनिमी रेफर करता है, रादर रेफरिंग चाइना एज अ फ्रेंड। जी हाँ, बाहर तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से रशिया चाइना नो लिमिट पार्टनरशिप फॉर्मुलेट कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई हैं, बिछड़े हुए भाई हैं, हम मिल चुके हैं, उनको कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे इस आर्टिकल के तहत हम आपको बता रहे हैं कि रशिया के यहाँ से एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर चाइना को एज अ एनिमी कंसिडर किया गया है कि जिस तरीके से चाइना ग्रो कर रहा है, चाइना की कंपनीज रशिया के अंदर ओवरटेक कर रही है, चाइना अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल रशिया के अंदर कर रहा है,
है, चाइना के स्पाइस जैसे रशिया के अंदर मिल रहे हैं, तो रशिया का अगर कोई सबसे बड़ा थ्रेट है, कोई एनिमी है, तो वन ऑफ द एनिमीज वो चाइना है। यूएसए और चाइना को लगभग इक्वल लेवल पे ही रख रहा है रशिया। ऐसा नहीं है कि अपने इंटरनल जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर भी चाइना को एज अ फ्रेंड ही रेफर किया जा रहा है। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर रशिया चाइना को एज अ एनिमी ही रेफर आउट करता है। जी ये एक पहली ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है। और अगर हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान अपने भीख मांगने की कला में अब बहुत आगे पहुँच चुका है। जी किस प्रकार? असल में पाकिस्तान पे जब अटैक किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो पता चल गया था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करता। ये पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा कि चाइना द्वारा दिया गया HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से सिर्फ एक टीन के डब्बे की तरह खड़ा रहा, काम करने के नाम पे उसने कुछ नहीं करा। और पाकिस्तानी आवाम को ये चीज़ पता चल गई कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है, एस्टैब्लिशमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो किसी न किसी फालतू चीज़ पे कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान जो है जर्मनी के पास जाता है, इटली के पास जाता है, कहता है कि आपके देश के जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो प्लीज़ हमें खरीदने हैं, वो प्लीज़ हमें बेच दीजिए। ये भीख मांगते हैं पाकिस्तान, जर्मनी के पास पहुंचता है। अब जर्मनी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है IRIS-T, ये जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तो जर्मनी ने अपना ये जो IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम है ये यूक्रेन को दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि रशिया के पास ब्रह्मोस को इतना इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन रशिया के पास एक P-400 मिसाइल है जो ब्रह्मोस जैसी ही मिसाइल है। और पाकिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस मिसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया? ब्रह्मोस को HQ-9 नहीं रोक पाया। ब्रह्मोस को रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम यूटिलाइज किया जा सकता है वो IRIS-T ही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो ब्रह्मोस को रोक ले, क्योंकि यूक्रेन के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर जब चल रही है उसके अंदर यूक्रेन के अंदर जो जर्मनी ने IRIS-T यूक्रेन को दिया था, वहां पर उस यूक्रेन के जो IRIS-T है उन्होंने रशिया का जो P-400 मिसाइल है उसको रोक लिया। अब ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे कवर किया गया कि भाई रशिया की P-400 जो मिसाइल है वो जर्मनी के IRIS-T ने रोक ली, P-400 को जर्मनी के IRIS-T ने रोक लिया यूक्रेन के अंदर। अब यही चीज़ पाकिस्तान ने भी देख ली। अब पाकिस्तान यही चीज़ डिमांड कर रहा है कि जर्मनी को कि आप अपना जो IRIS-T है ये हमें प्लीज़ भेज दीजिए, हमें इसको खरीदना है, क्योंकि हम इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं इंडिया बॉर्डर के ऊपर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर हम इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। अब इस IRIS-T को अगर हम S-400 से कंपेयर करते हैं तो क्या निकलता है? कुछ नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। IRIS-T की मैक्स रेंज निकल कर आती है 80 से 100 किलोमीटर, वो भी इसके टॉप वेरिएंट की रेंज है, इससे ज़्यादा ये जा नहीं सकता। S-400 की रेंज है 400 किलोमीटर तक, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ये सब चीज़ें क्यों ले रहा है? पाकिस्तान को ये सब चीज़ें इसलिए चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक डिटोरेंस टाइप ऑफ क्रिएट करना चाहता है। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है अपनी आवाम के अंदर कि हम भी हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। एंड इट्स अ हाई टाइम टू से टू जर्मनी कि इंडिया अब जर्मनी को बोल दे कि अगर आप पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करते हैं तो इंडिया के साथ आपका डिफेंस मार्केट क्लोज्ड है, कंप्लीट क्लोज है। ये जो इंडिया के अंदर सबमरीन का P-75 प्रोजेक्ट चल रहा है जो जर्मनी चाहता है कि उसको मिल जाए, वो तो क्लोज हो गया। बाकी और भी फ्यूचर के अंदर जितनी भी डिफेंस डील्स है वो क्लोज कर दी जाएंगे। अभी जर्मनी के ऊपर है कि उसको पाकिस्तान का चोर बाजारी टेररिज्म वाला मार्केट चुनना है या फिर इंडिया का वो मार्केट चुनना है जहां पर पहले से ही रशिया, फ्रांस और अमेरिका, जहां पर इंडिया खुद प्रोड्यूस कर रहा है, जहां पर मार्केट के अंदर एक वैल्यू है, इंडिया खरीदना चाहता है अच्छे प्रोडक्ट्स, वहां पर जर्मनी इन्वेस्ट करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को वहां पर बेचने की कोशिश करेगा, या फिर अपना जो ये हार्डवेयर है, जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स है, ये पाकिस्तान को देगा। ये जर्मनी का फैसला है। और इंडिया के रूप से भी अगर मैं आपको एज एन इंडियन बोलना चाहूँ तो अगर गलती से ये डील जर्मनी कर लेता है तो कहीं ना कहीं हमें भी एक सोशल लेवल पर ये चीज़ को बॉयकॉट करना चाहिए कि जर्मनी को ये चीज़ पता चल जाए कि इफ यू आर सेलिंग समथिंग इन पाकिस्तान देन ओनली सेल इन पाकिस्तान। जर्मनी के जो बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं उनको कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज़ बताना शुरू करना चाहिए एज इंडिविजुअल लेवल पर भी कि हम आपको बॉयकॉट कर सकते हैं, भले वो जर्मन कार्स हो, जर्मन प्रोडक्ट्स हो, जर्मन टेक्नोलॉजी हो, या फिर जर्मन टी शर्ट्स हो, ब्रांड्स हो, क्लोथिंग ब्रांड्स हो, फैशन ब्रांड्स हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। 140 करोड़ की आबादी है, ये आबादी ही हमारी सुपर पावर है। इस आबादी को अगर हम कंट्रोल करके रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि, तो बाकी देशों को पता चल जाएगा कि कहाँ पर पैसा लगाना है, कहाँ पर पैसा नहीं लगाना है। और यही 140 करोड़ की आबादी जो है हमारे साउथ के अंदर इंडियन ओशन में एक देश है मालदीव्स, उसको बता चुका है कि भाई अगर आपको हमारे देश से कोई पैसा चाहिए, अगर व्यापार चाहिए, तो आपको हमारे देश के लोगों की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करनी पड़ेगी। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मालदीव्स ने कटरीना कैफ को अपना टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और खबरें तो ये भी चल रही है कि हो सकता है कि कुछ समय के अंदर मोदी जी मालदीव्स को विजिट कर ले, एक स्टेट विजिट हो जाए मालदीव्स की।
लेकिन आप देखेंगे जो मुइज़ो की सरकार मालदीव्स के अंदर मौजूद है, वो सरकार जो है पावर में आई इस बिहाफ पे है कि इंडिया आउट मूवमेंट पे, कि वो इंडिया आउट मूवमेंट चला रही थी। वो भारत को, भारत के लोगों को और भारत से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो मालदीव से मौजूद है उसको बाहर भेजना चाहती थी, इसलिए वो सत्ता में मौजूद थे। लेकिन मुइज़ो जैसे ही सत्ता में आए तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गया कि उनके जो छोटे मोटे नेता हैं वो जिस तरीके से इंडियन पीएम को टारगेट कर रहे थे। फिर एक पोस्ट निकल कर सोशल मीडिया पर आती है इंडियन पीएम द्वारा लक्षद्वीप की, और लक्षद्वीप की पोस्ट जब निकल कर आती है तो दुनिया को पता चल जाता है कि मालदीव्स का अगर कोई एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है तो वो लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप के अंदर टूरिज्म अपने पीक पर चला जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और जब टूरिज्म पीक पर चला जाता है तो इंडियन जो है मालदीव्स को बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मालदीव्स के अंदर अगर सबसे ज़्यादा टूरिज्म कोई पहुंचा रहा है तो वो इंडियंस ही हैं। तो इंडियन जो है मालदीव्स को एक्सट्रीम लेवल पे बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, और मालदीव्स को ये चीज़ पता चल जाती है कि उनकी इकोनॉमी का एकमात्र सारा जो टूरिज्म है जो इंडिया की तरफ से आ रहा है उसको हैम्पर आउट हो जाता है, और मालदीव्स की सरकार को ये चीज़ समझ आ जाती है कि भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। फिर जब मोदी जी का तीसरा टर्म शुरू होता है तो मुइज़ो जो भी ये नाम है मुइज़ो, इनको जो है इन्वाइट किया जाता है कि आप राष्ट्रपति भवन पर आए, क्योंकि इंडिया का नेबरिंग नेशन है, इंडिया नेबर फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है कि हमें हमारे पड़ोसी मुल्कों को भी साथ में लेकर चलना है, सबको आगे बढ़ाना है, तो इनको इनवाइट किया जाता है। ये भी इंडिया आते हैं, इनकी एक दो और स्टेट विजिट्स होती हैं, इनके मंत्री वगैरह भी आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह भी आते हैं, सबको बैठ के समझा दिया जाता है, और मालदीव्स का जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट था वो एक फेवरिंग इंडिया सेंटिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जिसी के चलते अब कटरीना कैफ जो है मालदीव्स की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है, और अब मोदी जी भी शायद मालदीव जा सकते हैं। और जैसे ही आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मोदी जी की मालदीव्स की विजिट होती है, वैसे ही मालदीव्स के अंदर जो टूरिज्म है इंडियंस का वो एकदम से बूम कर जाएगा। जो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ मालदीव्स के अंदर जा जाके छुट्टियाँ मना रहे थे, जिन्होंने मालदीव्स को मालदीव्स बनाया, फेमस बनाया, उस मालदीव्स के अंदर ये लोग वापस से जाना शुरू कर देंगे, और सोशल मीडिया के ऊपर वो मालदीव्स की लहर वापस से चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यू कैन फॉरगिव एनीबडी बट डोंट फॉरगेट व्हाट दे हैव डन। ये मत भूलिए कि मुइज़ो ने क्या किया है, मुइज़ो की सरकार जो मालदीव्स के अंदर मौजूद है उन्होंने क्या किया है, और मालदीव्स की जनता ने ही मुइज़ो को वहाँ पर जिताया है। ऐसा नहीं कोई राजाशाही तानाशाही वहाँ पर चल रही है कि मुइज़ो के पिताजी वहाँ पर राजा थे और मुइज़ो बन गए, ऐसा कुछ नहीं, जनता ने जिताया है। तो जनता के अंदर भी वो सेंटिमेंट हो सकता है जो मुइज़ो के अंदर है, और सिर्फ पैसे को देखते हुए वो सेंटिमेंट बदल रहा है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यू कैन फॉरगिव हिम, कि आप उनको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन भूलिए मत कि उन्होंने क्या किया है। डोंट फॉरगेट व्हाट दे हैव डन विद अस। उनका क्या सेंटिमेंट था, वो ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट वाइप आउट हो जाएगा। सेम चीज़ मैं जर्मनी के केस में भी आपको कह रहा हूँ, जर्मनी अगर पाकिस्तान को बेचता है बेचिए, लेकिन हिंदुस्तान में फिर आप कुछ भी नहीं बेच सकते। ये सेंटिमेंट रखिए, तभी पूरे वर्ल्ड लेवल पर पता चल जाएगा पूरी दुनिया को, और पाकिस्तान को भी आप ऐसे ही काउंटर कर पाएंगे बिना अपनी मिसाइल छोड़े, कि बोल दीजिए कि अगर आप वहाँ पर बिस्किट बेचते हैं तो आप भारत के अंदर बिस्किट नहीं बेच पाएंगे, कोई सा भी ब्रांड हो। बिस्किट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पाले बचाएं।